हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा कक्षा 12 का 12th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक अपने पास में है कंपोजिट फंक्शन। इसके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करनी है। तो कंपोजिट फंक्शन के बारे में अपन ज्यादा मोर डिटेल अपन इंफॉर्मेशन निकालना चाहें कि भाई कंपोजिट फंक्शन, व्हाट यू मीन बाय कंपोजिट फंक्शन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द फंक्शन एंड फंक्शन के बारे में अपन डिटेल प्राप्त करें उससे पहले अपने को निकालना पड़ेगा रिलेशन के बारे में जानकारी। तो अपन आगे की डिटेल्स के बारे में पढ़ना चाहें, नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपके पास में डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए सबसे पहले आप अपने वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाए। वैसे मैं टाइम टू टाइम आपको लिंक प्रोवाइड करवाता रहूंगा। चलिए अपन डिस्कस करते हैं। काफी लंबे समय के बाद में आप लोग सोचेंगे कि इतना लंबा रेस्ट मिल गया अपने को, अब अपन पढ़ें, घर पे अपन बैठे बैठे इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करें। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। सबसे पहले अपन बात करते हैं टॉपिक की कि अपना जो 12th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है, अपन पहले चैप्टर से स्टार्ट होंगे और स्टेप बाय स्टेप अपन आगे चलेंगे। और मोस्टली जो सीनियर क्लास के कुछ टॉपिक्स हैं जो अपन जूनियर क्लास में मोस्टली डिस्कस कर चुके हैं और उन्हीं को मैं आगे ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा जूनियर क्लास के टॉपिक को, और जहां तक पॉसिबिलिटी हो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करवा रखा था वो टॉपिक्स जो अगली साल अपने सीनियर में काम में आने वाले हैं। तो आपको भी पता चल जाएगा कि जूनियर में क्या था, कि अपन ने कितना डीपली पढ़ लिया था कि अब सीनियर में अपने को कोई जोर ही नहीं आएगा। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर कंपोजिट फंक्शन, जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न 3 मार्क्स का है। इससे 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, both are from first chapter composite function. Now we discuss about the composite function. What do you mean by the composite function? Are you know about the function? What is the function? What is the function? Yes, think. बस माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन से पहले आपको पता है व्हाट यू मीन बाय रिलेशन। चलिए रिलेशन के बारे में अपन यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपन सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होता है देखो, सपोज दैट ये सेट ए है, नेक्स्ट सेट बी। A relation R is defined from set A to set B. A relation R defined from set A to set B. Now we can say that A1, A2 and A3 all are elements of set A, and B1, B2, B3, B4 are elements of set B. Suppose that set A1 is related with B4, A2 is related for B1 and A3 is related with B2. In this case, we can say that R is the relation. R is the relation defined from set A to set B. Now, first of all, we discuss about domain, range, codomain. डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। यस, थोड़ा सा अपने खोपड़े पे जोर लगाओ, अपने आप पता चल जाएगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। तो ये सब अपन बात करेंगे किसमें, फंक्शन में। ओके, तो सबसे पहली बात, रिलेशन को अपन फंक्शन में, अपन कोई भी फंक्शन है डेफिनेटली इज अ रिलेशन, बट हर रिलेशन को आप फंक्शन नहीं बोल सकते हो। कुछ रिलेशन होते हैं जो पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हैं और वो अगर कंडीशन फॉलो करते हो तो ही उनको अपन फंक्शन में बोला जाएगा। तो वो कंडीशन क्या है, सबसे पहले अपन उस कंडीशन के बारे में बात करें। तो देखो, सपोज दैट सेट ए के अंदर मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं A1, A2 एंड A3। सपोज दैट वी कैन से दैट A1 इज कनेक्टेड विद B4। नाउ वी कैन से दैट B4, व्हाट इज B4?
B2 and B1. B4 is the image of A1. Image of A1. B1 is the image of A2 and B2 is the image of A3. Now A1, A2, A3 are called pre-image. Pre-image of A1 is the pre-image of B4, A2 is the pre-image. Suppose that B4 is the image of A1. Now we can say that A1 is the pre-image of B4. Now we discuss next topic, function. What is the function? अब देखो बेटा, रिलेशन में अपन कैसे भी डिफाइन करते हैं, सब कुछ एक रिलेशन होगा, सब रिलेशन होंगे, लेकिन फंक्शन में कब कन्वर्ट होगा ये रिलेशन, वो देखो। सबसे पहली बात, सेट ए में, पहली बात सेट ए में कोई भी एलिमेंट वेकेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट आपके पास में नहीं होना चाहिए विच हैज नो इमेज इन सेट बी। इट मींस इस सेट के हर एलिमेंट की इमेज उधर होनी चाहिए और वो इमेज यूनिक होनी चाहिए। व्हाट यू मीन बाय यूनिक इमेज? नाउ वी कैन से दैट A1 की इमेज क्या है? B4 है। क्या B4 के अलावा कोई और इमेज कह सकते हो आप? नहीं है। A2 की एक सिंगल इमेज है, कौन? B1। A3 की सिंगल इमेज है, कौन? B2। अब मैं यूनिक इमेज के बारे में बात करूं तो A1, A2, A3, B1, B2, B3 ये सेकंड सेट में है, ये फर्स्ट सेट में है, ये इधर से रिलेशन R है। अब सपोज दैट ये इसकी इमेज होगी, ये इसकी इमेज होगी और ये इसकी इमेज होगी। सेकंड में बात करूं ऐसे, A1, A2, A3, B1, B2, B3 और एक A को ले लेता हूं मैं B4। गौर से देखो आप दोनों एग्जांपल्स को, रिलेशन है, डेफिनेटली रिलेशन है। बेशक लाइन अगर आपके पास में एरो डायग्राम बना दिया, सब रिलेशन होंगे, सोच विचार ही नहीं करना है, बट फंक्शन कब होंगे उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो बेटा, A1 की इमेज यूनिक, पहली बात फंक्शन के लिए हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो हर एलिमेंट की इमेज है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली है। तो वो तो यहां भी थी, कोई दिक्कत नहीं, वो तो यहां भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब A1 की एक सिंगल इमेज है, A2 की एक सिंगल इमेज है, A3 की एक सिंगल इमेज है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जो B1 है, B1 वो A2 और A3 B1 दोनों की इमेज है, आप क्या कहोगे? अरे होगी दोनों की यूनिक इमेज। A2 की तो एक इमेज है, A2 की तो एक इमेज है, कौन? B1। A3 की भी तो सिंगल इमेज है, कौन सी? B1। आप देखो इन दोनों की सिंगल इमेज है और वो सिंगल इमेज कौन सी है? B1 है। अब आप गौर से देखो इस सिचुएशन में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखो, दोनों की सिंगल इमेज है B1। अब इससे अपन आगे चलें तो यहां देखो, A2 की इमेज है B1 भी और A2 की इमेज है B2 भी। Then we can say that A2 there are two different images B1 and B2. In this case यूनिक इमेज है क्या? A2 की सिंगल इमेज नहीं है, A2 की दो इमेज हो गई, तो आप यूनिक इमेज नहीं कह सकते आप इस सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बात करूं तो यहां आप आराम से इसको देखो, आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि सपोज दैट यूनिक इमेज की सिचुएशन होती है, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। ये रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं हो सकता है। बट मोर देन वन एलिमेंट्स, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, दोनों यहां से कनेक्ट हो जाते हैं, तो इस केस में आप देखोगे कि दो अलग अलग, देयर आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर सिंगल इमेज। इन दिस केस ये फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन हो सकता है, बट ये फंक्शन नहीं हो सकता बिकॉज सिंगल एलिमेंट की डबल इमेज नहीं हो सकती। सीधी स्पष्ट रूप में अगर अपन समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक आदमी दो जगह गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, डेफिनेटली नहीं कर सकता। हाँ, दो अलग अलग आदमी एक जगह गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, तो ये फंक्शन हो सकता है, ये नहीं हो सकता। सीधी स्पष्ट बात। कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा? हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और वो इमेज यूनिक होनी चाहिए। इट मींस कोई भी सिंगल एलिमेंट पहले सेट में नहीं मिलना चाहिए जो मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन इमेजेस हो। देखो
अब अगर अपने पास में कोई रिलेशन है, अब ये आप देखो बोर्ड पर गौर से, ये जो मैंने लिखा है ये एक फंक्शन है y, हर एलिमेंट की इमेज है तो यूनिक इमेज है। हाँ इधर वैकेंट पड़ी है, पड़ा रहने दो, इधर तो नहीं रहनी चाहिए, डेफिनेटली नहीं है। अब इस फंक्शन को अपन डिफाइन करते हैं, तो इसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ए, द फंक्शन f is defined from set A to set B, then A is called the domain and B is called the codomain. A is the domain and B is codomain. Now what is the range? Range क्या होगा? Set of images. Range means set of इमेजेस। अब इमेज कौन कौन सी है इसमें आप देखो, बोलते हैं B1, B2 एंड B4, B1, B2 एंड B4, B3 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। इस केस में जो सेट ऑफ इमेजेस आएगा, रेंज की अगर अपन बात करते हैं तो सेट ऑफ इमेजेस के अंदर B1 इंक्लूड B2 एंड B4, ऑल आर इमेजेस ऑफ A1, A2 एंड A3, बट B3 there are no pre-image in set A, then we can say that B3 is second element. In this case B3 रेंज में इंक्लूड नहीं होगा, हाँ कोडोमेन में भी पूरा सेट है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो रेंज है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। व्हाट इज द रेंज? रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। नेक्स्ट आगे डोमेन बेटा, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे डोमेन होते हैं, सेकंड सेट के जो एलिमेंट हैं वो कोडोमेन होते हैं, और जो जो एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं सेकंड सेट के एलिमेंट्स यानी जो इमेजेस होती हैं उनका जो सेट बनता है वो अपने पास में होता है क्या? रेंज। अब अपन बात करें फंक्शन के बाद में टाइप्स ऑफ फंक्शन, अपन कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीटली 11 में पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे इसमें कंपोजिट फंक्शन की, कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, एक फंक्शन है बेटा f, वो सेट A टू सेट B में डिफाइंड है, और एक नया फंक्शन मेरे पास में है g, जो सेट B टू सेट C में डिफाइंड है। इस केस में आप क्या कहोगे? सपोज दैट इस सेट का कोई एलिमेंट मैं ले लेता हूं A is an element of set A. In this case, if f of A की जो वैल्यू आएगी वो आएगी B। B कहां से बिलोंग करेगा? सेट B में बिलोंग करेगा। अब B की वैल्यू कैसे आएगी? A इस फंक्शन में आएगा तभी तो B आएगा, तो f of A की वैल्यू तो B है। अब B जो है देखो f A टू B था, तो यहां से कोई एलिमेंट रखा तो इसकी इमेज अपने को सेट B में मिलेगी। अब सेट B से C में जो फंक्शन है वो कौन है? G इज डिफाइंड फ्रॉम सेट B टू सेट C। इन दिस केस B अपन यहां रिप्लेस करोगे, B मींस f ऑफ A, B मींस f ऑफ A, इसमें रिप्लेस करोगे तो सपोज दैट कोई वैल्यू आ गई C। अब आप गौर करना, A को रिप्लेस किया f A आ गया, अब मैं B को रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा रे? GB आ जाएगा, या B की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? FA, G ऑफ FA। तो यहां आप क्या कहोगे कि मैंने A एलिमेंट रखा सेट A का, A को रखा तो क्या आया? B को इसमें रखा तो क्या आया? C। तो मैं कहूंगा कि ये C किसकी वजह से आया? A की वजह से। A की कनेक्शन था B से और B का था C से। तो अपन ये कह सकते हैं कि A का सीधा डायरेक्टली रिलेशन किससे है? C से है। तो एक नया फंक्शन अपन डिफाइन कर सकते हैं जो सेट A और सेट C में होगा, यानी उसका सेट B से कोई लेना देना नहीं होगा। तो एक नया फंक्शन जो सेट A टू सेट C में डिफाइंड होगा इज कॉल्ड द कंपोजिट फंक्शन। इन दिस केस देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, फर्स्ट एंड सेकंड, GOF एंड FOG। Now, first of all, we discuss about the composite function. Now, A का रिलेशन
ए से अपने बी आ गया, बीच में रखा सी आ गया, अब ये इसमें आ गया। ये जो रिलेशन होगा ये होगा बेटा जीओएफ। क्या होगा? जीओएफ जो होगा एक ऐसे एक एफओजी फोग भी होगा। अब वो कहां से आया? जीओएफ एफओजी कहां से आया उसके बारे में इस केस में देखो, जी इज द फंक्शन ऑफ एफ, जीओएफ, जी इज द फंक्शन ऑफ एफ, जी फंक्शन है किसका? एफ का। इसमें एफ इज द फंक्शन ऑफ जी, इसका रेसिप्रोकल अपोजिट में अपन लेके चलते हैं तो उस केस में जीओएफ आ जाएगा, एफओजी आ जाएगा। अपन यहां इस चीज को नहीं समझ पाए, कहां से कहां आया, ए टू सी आया, कैसे आया? गौर से देखो, एफ था वो था ए टू बी, जी था वो था बी टू सी। गौर से देखो बेटा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां जो एफ की जो रेंज होगी, एफ की जो रेंज होगी वो जी के डोमेन की सबसेट होगी। अपन उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू 12th स्टैंडर्ड की अगर अपन बात करें तो मैं सीधा शॉर्ट एंड स्वीट मैं आपको बता दूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल सा फॉर्मूला, कोई ज्यादा जोर नहीं है। देखो एफ अपने पास कहां से कहां तक था? ए टू बी। जी कहां से कहां तक डिफाइंड था? बी टू सी था। अब यहां आप गौर से देखो, एक सिंगल आपको कॉमन मिलेगा अकॉर्डिंग टू 12th स्टैंडर्ड, ये अपने को एक एलिमेंट कॉमन मिलेगा जो एक का तो है डोमेन और एक का है कोडोमेन। जो फर्स्ट है वो डोमेन और जो सेकंड है वो कोडोमेन। तो आप कहोगे जी की तो है डोमेन और एफ की क्या है? कोडोमेन। इन दिस केस ये जब सेम मिलेगा तो कंपोजिट फंक्शन डिफाइन होगा, और वो कौन सा होगा? देयर आर टू टाइप्स, एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। अब कौन सा होगा वो देखते हैं। देखो जो सेम है वो देखो, तो जो सेम है वो एक में तो है पहले और एक में है बाद में, नो डाउट। पहले किस में है? जी में, तो पहले लिखा जाएगा जी। बाद में किस में है? एफ में, तो बाद में लिखा जाएगा एफ। तो ये फंक्शन हो जाएगा जीओ एफ नहीं कि एफ ओ जी। सही बात समझ में? अब इस जीओ एफ कहां से कहां तक होगा? ये डिफाइंड होगा किसके अनुसार? अब कोई भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे पहले किससे कहेगी? एफ के पास। तो एफ की डोमेन क्या है? ए टू सी। गौर से देखो, इसमें एक और ऑप्शन हो सकता है अपने पास में कि एफ सच दैट आर टू आर, जी सच दैट आर टू आर। अब आप ऐसे भी दोनों तरफ सेम मिल रहा है तो आप जीओएफ भी निकाल सकते हो और एफओजी भी निकाल सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अपन बात करें आगे की, तो देखो सबसे पहले अपन बात करें एग्जांपल की कि कैसे अपन इनको कंपोजिट फंक्शन निकालें। सपोज दैट एफ सच दैट आर टू आर और एफ एक्स इज इक्वल टू अपने पास में है एक्स स्क्वायर और जी जो है वो भी आर टू आर है और जी एक्स इज इक्वल टू है 2x प्लस 3। अब आप गौर से देखो इस सिचुएशन को, आपसे पूछा जाए कंपोजिट फंक्शन, तो देखो जीओ एफ है, आपसे पूछे एफ ओ जी क्या होगा एंड जीओ एफ क्या होगा, फाइंड एफ ओ जी एंड जीओ एफ। देखो सबसे पहले एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यस लिसन केयरफुली, एफ ओ जी। अब यहां एफ तो एज इट इज और यहां क्या आ जाएगा रे? जी एक्स। कोई डाउट? एफ इज द फंक्शन ऑफ जी, तो मैंने एफ इज द फंक्शन ऑफ जी एक और उठा दिया ऐसे और ये सीधा लिख दिया इसमें। अब देखो एफ एज इट इज, जी एक्स की जगह अपन क्या रिप्लेस करेंगे? जी एक्स की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3, तो यहां रिप्लेस कर दो 2x प्लस 3। कोई डाउट थोड़ी है इसमें? नहीं। अब आप एक छोटा सा दिमाग लगाओ, आप सपोज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 2x प्लस 1, चलो मान मैं कह दूं x प्लस 3, तो मुझे बताओ f2 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 2 प्लस 3, क्योंकि x की जगह 2 ही तो रिप्लेस करना है। नो डाउट f ऑफ 2x प्लस 3 है, तो इसमें x की जगह क्या रिप्लेस करना है? अब आपको भाई gx की जगह मैंने gx की वैल्यू रख दी। अब f में x की जगह 2x प्लस रखना है, तो f वाला फंक्शन क्या है?
एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह आपको क्या रखना है 2x प्लस 3, तो ये आएगा 2x प्लस 3 और ऊपर स्क्वायर लिख दिया। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x। अब यहां तक भी छोड़ दो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके बाद ये तो रहा एफ ओ जी। आपसे पूछे जी ओ एफ निकालो। अब आप सोचो जी एफ मतलब जी एफ एक्स, जी एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करो, क्या है एक्स स्क्वायर। अब जी में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखो, तो जी क्या है 2, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 है जी, सब कुछ है जी। ये हो गया जी ओ एफ एक्स। नोट कर लो फटाफट। नाउ द नेक्स्ट, अब अपन बुक के क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल फर्स्ट को आप गौर से देखो। आपको एग्जाम्पल फर्स्ट में एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 और एक दूसरा सेट दे रखा है बी और एक सेट दे रखा है अपने को सी। जो सेट बी है वो अपने पास में दे रखा है 4 और 5 और ये दे रखा है 7 8 9 और साथ में दे रखा है एफ जो है वो A to B है और G जो है वो B to C है और आपको दे रखा है F1 की वैल्यू दे रखी है, F2 की वैल्यू दे रखी है, F3 की वैल्यू दे रखी है। F1 की वैल्यू है 4, F2 की वैल्यू है 4 और F3 की वैल्यू है 5। साथ में आपको G4 की वैल्यू दे रखी है 8 और G5 की वैल्यू दे रखी है 9। अब आप देखो इसमें कैसे करो। अब यहां तक हो गया, ये दे रखा है। अब आपसे पूछा है क्या इसमें जीओ एफ, इसमें पूछा है फाइंड जीओ एफ, कैसे फाइंड आउट करो। तो सपोज दैट बात करें एफ की, एफ इज ए टू पी एंड जी डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी। क्या डिफाइंड होगा जी ओ एफ, है ना। पहले जी वाला सेम है, देखो ये सेम है, जिसमें पहले किसमें जी में ना, तो पहले जी वाला लिखा बाद में एफ लिखा। ये कहां से कहां तक होगा, तो एफ कहां से शुरू है ए से, बच गया कौन सी। अब देखो, अब ये सारी जो वैल्यू आपको दे रखी है ये ऑर्डर्ड पेयर में दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, यहाँ वैल्यूज दे रखी है, एक्स में नहीं रखा अपने को फंक्शन को, तो अपने को भी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तो जीओ एफ कहां से कहां तक डिफाइंड है बेटा, ऑफ ए टू सी। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन सेट ए, द एलिमेंट्स आर 1 2 एंड 3। नाउ फर्स्ट ऑफ आई विल फाइंड जीओ एफ 1, जीओ एफ 2, जीओ एफ 3। अब जीओ एफ 1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो जी ऑफ F1, एनी डाउट। F1 की वैल्यू क्या है 4, तो G और 4। अब G4 की वैल्यू क्या है 8, GF1 की वैल्यू आ गई 8। अब देखो, ये देखो G F2 की वैल्यू बताओ जी क्या है 4 और G4 की वैल्यू है 8। जी F3 की वैल्यू बताओ जी 5 और G5 की वैल्यू अपने को दे रखी है 9। तीनों पे वैल्यू निकाल। अब अपने पास आ जाएगा GOF की वैल्यू। GOF क्या आएगा बोलो
1 पे वैल्यू आई 8, 2 पर वैल्यू आई 8 और 3 पर वैल्यू आई 9। ये GOF हो गया। राइट डाउन। Now see next. Example number 2. A function f is defined from R to R and g also defined from R to R. Or fx is equal to given that sin x and gx is equal to x square. Now find GOF and FOG. ओके देखो कैसे फाइंड आउट करें। बोथ आर फाइंड डिफाइंड, GOF एंड FOG बोथ आर डिफाइंड बिकॉज इस सिचुएशन में भी और इस सिचुएशन में भी सेम बन रहा है। अब देखो सबसे पहले GOF निकाले तो ये आएगा G ऑफ fx। fx की वैल्यू बताओ, sin x। g में x की जगह sin x रख दो तो x की जगह sin x रख दिया, ऊपर स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं sin स्क्वायर x GOF की वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा है, FOG भी पूछा है तो f ऑफ gx की वैल्यू बोलो क्या है, x स्क्वायर। f में x की जगह x स्क्वायर रिप्लेस करो तो साइन और x की जगह x स्क्वायर रख दिया। एनी डाउट? नाउ FOG और GOF दोनों हो गई अपने पास में। नाउ एग्जांपल नंबर थर्ड एग्जांपल क्या है देखो। f जो दे रखा है, f इज डिफाइंड फ्रॉम n टू z and g is defined from z to q. fx is equal to given है 2x और gx आपको गिवन है बेटा x प्लस 1/2। देखो कैसे करोगे इसमें आगे, f n to z और g z to q। देखो पूछा है फाइंड GOF एंड FOG। कैसे फाइंड आउट करोगे आप GOF और FOG, कैसे फाइंड आउट करोगे? आप गौर से देखो इन दोनों फंक्शंस को, ये सेम है, बिल्कुल सेम है। पहले किस में है, z सेम है तो एक में तो पहले, एक में बाद में। पहले किस में बेटा, g में, तो GOF निकालो। GOF कहां से कहां तक होगा बेटा, n to q। अब ये इधर सेम है क्या, नहीं है ना, तो आप लिखोगे पहले GOF निकालो तो GOF ऑफ x, g ऑफ fx आगे कोई रोल नहीं है, fx की वैल्यू 2x और g में x की जगह 2x रिप्लेस कर दो तो g क्या था, x प्लस 1/2 था, x की जगह पर ने क्या रख दिया 2x और प्लस 1/2, तो इतने पास में ये आ जाएगा GOF। बोलिए कोई डाउट? अब बात करें FOG की। FOG ये एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, FOG डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? हो जाएगा कंप्लीटली, अरे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, नोट कर लो इनको फटाफट, नोट कर लो इनको ताकि अपन फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। फटाफट नोट करो।
हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, सॉरी हाँ 4 f such that R2R fx equal to x cube g also defined from R2R and gx equal to 3x minus 1. Now find f of g and g है, निकाल लोगे। R2R है, दोनों डिफाइंड होंगे। f of g इसका मतलब होगा f of gx, तो बोलिए f gx की जगह 3x माइनस 1, f में x की जगह 3x माइनस 1 रिप्लेस कर दोगे और ऊपर क्यूब है एज। अब इस क्यूब का फॉर्मूला खोलना चाहो, आपकी मर्जी। आता है आपको फॉर्मूला? मैं अब आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होने दूंगा कि भाई आप फॉर्मूला बताओ, यहां चलेगा। नेक्स्ट जीओ भी आप इसी तरीके से इसमें निकाल सकते हो, आप कोई डाउट वाली बात नहीं है। और सेम एग्जांपल नंबर 5 है। अब अपन इसमें बात करें 5th एग्जांपल की। इसमें आपको दे रखा है f such that R2R और fx दे रखा आपको x स्क्वायर प्लस 2, g such that R2R और gx इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1। बताइए पहले तो मुझे बताओ जी एफ क्या आएगा इसमें? g ऑफ fx और fx की जगह x स्क्वायर प्लस 2। अब g में x की जगह क्या रिप्लेस करना है? x स्क्वायर प्लस 2, तो रिप्लेस कर दो। तो x स्क्वायर प्लस 2 इसकी जगह अपॉन x की जगह फिर x स्क्वायर प्लस 2 और फिर माइनस 1। तो ऊपर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और नीचे हो जाएगा 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। ये आ जाएगा जी ओ एफ की। अब आप इसमें एफ ओ जी भी निकाल सकते हो, वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात जो है वो अब आएगी एग्जाम्पल नंबर 6 में। हो जाओ तैनात एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में। आपको 3 फंक्शंस गिवन है, f such that n to z naught and g such that z naught to q and h such that q to r। fx की वैल्यू क्या है आपके पास में? fx की वैल्यू है 2x और 1/x और e की पावर x। इन तीनों केस के बाद में अब अपन बात करेंगे इससे आगे में कि इसमें पूछा क्या आपसे। तो आपसे पूछा है कि एसोसिएटिव रूल फॉलो करते हैं कि नहीं करते। प्रूव दैट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन फंक्शंस f, g and h where f is defined from n to z naught and z defined from z naught to q and h is defined from q to r and such that fx equal to 2x and gx is equal to 1/x and hx equal to e to the power x. Now what do you mean by associative property? Are you know about associative commutative property? What do you mean by commutative associative? Associative law, associative law क्या होता है? Suppose that a, b and c ऐड करना है आपको। मैं तीनों को एक साथ ऐड नहीं करूंगा, पहले 2 को ऐड करूं, आफ्टर दैट इसकी जगह एक सिंगल आंसर आएगा जो भी आएगा प्लस सी, फिर भी 2 को ऐड करूंगा और सिंगल आंसर आएगा। सिमिलरली मैं स्टार्टिंग वाले 2 को ऐड करके फिर उसमें थर्ड रिजल्ट ऐड करूं, अदरवाइज लास्ट जो 2 हैं उनको मैं ऐड करके उसमें फर्स्ट वाला ऐड करूं, देन आंसर्स आर सेम इन बोथ कंडीशंस। नाउ वी कैन से दैट इफ बोथ आर इक्वल देन फॉलो द एडिशन ऑपरेशन जो है वो क्या करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो अब अपन बात करें इसमें
कि इसमें ये पूछा है कि जो फंक्शन के लिए जो अपन बात करेंगे कंपोजिशन जो है, कंपोजिट जो फंक्शंस हैं वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं कि नहीं करते। देखो, तो सबसे पहली बात है कि एसोसिएटिव के लिए अपने को पास में कितने को कंपोजिट करना है, तीनों फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन में कन्वर्ट करना है। अब तीन फंक्शन अपने पास में है नहीं, तो तीन फंक्शन जब नहीं है तो फिर अपन क्या करें, तीन फंक्शन तो नहीं है, दो ही आपके पास में। तो आप पहले दो को एक साथ ले आओ, और फिर तीसरे को अपन लेंगे। तो दो को मैं एक साथ ले लेता हूं। देखो इधर एफ और जी को आप गौर से देखो, एफ और जी को आप गौर से देखो। मैं एफ और जी की बात करूं तो क्या आएगा बताओ, ध्यान से देखो। आप कौन से को साथ ले सकते हो, दो को, एफ भी आपके पास में, जी भी आपके पास में, एच भी आपके पास में। एफ और जी को गौर से देखो, ये में एक सेम है, पहले किसमें है, जी में, तो जीओ एफ निकाल सकते हो। पहले तो आप जीओ एफ निकालो, कहां से कहां तक होगा बताओ, एफ के अनुसार एन टू क्यू। और क्या निकाल सकते हो आप, जी एच में देखो ये क्यू सेम है, तो एच ओ जी निकाल सकते हो आप, कहां से कहां तक, जेड नोट से आए। पहले दूसरा का ले लिया, इन दूसरे, अब पहले और तीसरे में कुछ कॉमन नहीं है। देखो एन टू कोई सा भी कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं है, ये निकालो जी ओ एफ ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स की वैल्यू बताओ 2x, जी में x की जगह 2x रखोगे तो 1/2x। एच ओ जी एक्स इज इक्वल टू एच ओ जी एक्स, एच जी एक्स की वैल्यू 1/x, तो h में रखोगे तो h पावर है e टू द पावर x, h फंक्शन है, x की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, 1/x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 1/x h ओ जी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करने के लिए आपके पास में तीन सेट होने चाहिए, तीन फंक्शन अपने पास में होने चाहिए। अब तीनों फंक्शन कैसे लाएं वो देखो। अब देखो, दो का तो कर लिया आपने, तो दो कौन सा लिखा, एक तो लिखा मैंने जीओ एफ जो था एन टू क्यू, तो इसके साथ में फिर क्या बच गया बताओ, तीसरा एच बच गया, एच है क्यू से आर, जी रेफ आ गया ना, दो का तो कर लिया, कौन से दो का कर सकते हैं वो बता दिया। अब एच बच गया जो क्यू टू आर है। अब बताओ एच कैसे ला, अब इनमें बोलो तीनों को एक साथ, अब ये फिर से हो गया। अब पहले किस में है, एच में, तो एच ऑफ जीओ एफ, ये कहां से कहां होगा, एन टू आर, निकालो देखें, एच ऑफ जीओ एफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ जीओ एफ, तो जीओ एफ की वैल्यू बताओ क्या है, 1/2x। अब h में x की जगह 1/2x रख दो, h क्या है, e की पावर x, तो e की पावर 1/2x h ऑफ जीओ एफ। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर आपके पास में कौन है, एच ओ जी है, ये कहां से कहां तक है, जेड नोट से आर, बच गया क्या, एफ बच गया, वो था एन टू जेड नोट, कॉमन मिल गया। फिर एक पहले किसमें है, इसमें, तो अब पहले इसको लिख दो, फिर ऑफ एफ कर दो, तो ये कहां से कहां तक होगा बेटा, बोलो, एफ के अनुसार एन टू आर, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, एच ओ जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एच ओ जी, और एफ एक्स की वैल्यू बताओ क्या है, 2x। अब एच ओ जी में x की जगह 2x रिप्लेस कर दो, e की पावर 1/x था, तो e की पावर 1/2x हो गया, एच ओ जी तो साथ में है, तो ओ एफ है, ये इक्वेशन नंबर 6। दोबारा देखो, तीनों फंक्शन थे,
शुरुआत वाले दोनों में सेम, N2Q हो गया, ये निकाल लिया GOF और HOG। अब GOF और HOG लिख दिया अपन ने, क्या बच गया वो इसमें रख दिया, जिसको आप कंपोजिट करवा सकते हो वो करवा लिया। अब ये दोनों वैल्यू अपने पास में थी, दोनों इक्वेशंस को आप गौर से देखो क्या मिलेगा आपको। H ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं क्या मिला बताओ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, H ऑफ GOF को साथ ले लिया इज इक्वल टू, सेकेंड में क्या किया, HOG को पहले ले लिया OF। ये तो एसोसिएटिव है कि शुरुआत वाले दो को साथ ले, चाहे लास्ट वाले दोनों को साथ ले, बात एक ही आएगी। कर लो आराम से नोट इसको अच्छे ढंग से। और इसी के साथ अपने 1.1 एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 1.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस की, और 1.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो मैटर है, इनवर्स फंक्शन कैसे निकलते हैं, फंक्शन के लिए ऑन टू फंक्शन कैसे निकलते हैं, मतलब सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव की अपन बात करेंगे, 1-1, मेनी वन, इनटू और ऑन टू। तो उस वीडियो से मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, कक्षा 11 में अपन पढ़ चुके हैं इनके बारे में, 1-1 फंक्शन कौन सा होता है, ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, इनटू फंक्शन कौन सा होता है। तो एक बार मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वो वीडियो आने से पहले पहले आप वो एक बार बुक नोटबुक उठाएं और उसको एक बार कवर करने की कोशिश करें, ताकि मुझे और आपको, मुझे समझाने में और आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। अब ये आप आराम से नोट कर लो और उसके बाद इन एक्सरसाइज को पूरी कंप्लीट आप कर सकते हो। धन्यवाद। हाँ, आराम से नोट कर लो, समझ के नोट करो ताकि आगे दिक्कत ना हो आपको। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपके पास में, आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन के लिए जैसे ही आपके पास में नेक्स्ट आएगा वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा और आप डायरेक्टली वहां से आप देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उसके बाद में आपके पास में मैं जैसे ही होगा मैं लिंक आपके पास बार बार सेंड करता रहूंगा। आप अकॉर्डिंग टू लिंक भी देख सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपने आप पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। ओके, थैंक यू।